नमस्कार। आज हम एक काल्पनिक फिल्म धुरंधर 2 के एक डिटेल्ड क्रिटिक का विश्लेषण करने जा रहे हैं और इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठाया गया है वो ये है कि क्या ये फिल्म सिर्फ मनोरंजन है या फिर कुछ और। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं, है ना। इस विश्लेषण का जो सोर्स है उसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद दावा यही है। असल में ये एक ऐसा बयान है जो इस पूरी पड़ताल की अब कह लीजिए नींव रखता है कि ये कोई फिल्म है ही नहीं बल्कि एक विज्ञापन है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले फिल्म है या विज्ञापन, फिर इसमें कौन सी प्रोपेगेंडा तकनीकें इस्तेमाल हुई हैं, इसके बाद हम दावों की पड़ताल करेंगे, कहानी के उन हिस्सों को देखेंगे जो बताए नहीं गए, और आखिर में इसके मनोवैज्ञानिक असर पर भी बात करेंगे। तो पहला सवाल, फिल्म या विज्ञापन। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सोर्स का तर्क ये है कि धुरंधर 2 को मनोरंजन के इरादे से बनाया ही नहीं गया है। इसका असली मकसद एक पॉलिटिकल मैसेज देना है और एक खास नेता की इमेज को और भी मजबूत करना है। अच्छा, हर फिल्म की शुरुआत में एक डिस्क्लेमर आता है, पर सोर्स का दावा है कि इस फिल्म का वास्तविक घटनाओं से प्रेरित वाला जो डिस्क्लेमर है ना, वो एक तरह से कानूनी चीट कोड की तरह इस्तेमाल किया गया है। और मकसद सच और फिक्शन के बीच की लाइन को इतना धुंधला कर दो कि देखने वाले को पता ही ना चले कि कहानी कब हकीकत से निकलकर कल्पना में चली गई। अब सवाल ये उठता है कि ये कथित विज्ञापन अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाता कैसे है। सोर्स ने दो बहुत ही अहम तकनीकों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल दर्शकों पर मनोवैज्ञानिक रूप से असर डालने के लिए किया गया है। पहली तकनीक है इमोशनल प्राइमिंग। साइकोलॉजी में इसका मतलब होता है कि पहले दर्शकों की भावनाओं को किसी तरह उकसाया जाए ताकि बाद में जो असली कहानी या मैसेज देना है वो उसे आसानी से मान ले। सोर्स के मुताबिक फिल्म के शुरू में ही एक बहुत इमोशनल और विभाजनकारी सीन है जिसका कहानी से कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन वो सीन दर्शकों के दिमाग में एक खास तरह का माहौल बना देता है। और दूसरी तकनीक तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। फिल्म का जो मेन विलन है, जो दाऊद इब्राहिम के किरदार पर आधारित है, वो फिल्म के हीरो की तारीफ करता है। सोर्स का तर्क है कि देखिए, जब हीरो खुद अपनी बड़ाई करे तो उतना असर नहीं होता, लेकिन जब उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी ताकत को माने तो दर्शकों के मन में हीरो की इमेज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ये क्रेडिबिलिटी बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, दावों की पड़ताल। यहाँ हम ये देखेंगे कि सोर्स फिल्म में जो कहानी दिखाई गई है उसकी तुलना असली तथ्यों और आंकड़ों से कैसे करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। फिल्म की कहानी कहती है कि अमेरिका और आईएसआई मोदी विरोधी ताकतों को पैसा दे रहे थे, लेकिन सोर्स का दावा है कि अमेरिकी अधिकारी तो चुनाव से पहले ही मोदी से मिल रहे थे। इतना ही नहीं, एक पूर्व आईएसआई चीफ ने तो यहाँ तक कहा था कि वो मोदी को पसंद करते हैं। और इसके ठीक उलट सोर्स ये भी कहता है कि असल में तो भारत के दक्षिणपंथी ग्रुप्स को अमेरिका से फंडिंग मिली है। अब बात करते हैं नोटबंदी की। फिल्म के हिसाब से नोटबंदी का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक मास्टर स्ट्रोक था। फिल्म में ये दावा किया गया है कि ये फैसला पाकिस्तान से आ रहे 60,000 करोड़ रुपए के नकली नोटों को रोकने के लिए लिया गया था। लेकिन जो असल आंकड़े हैं वो तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां करते हैं। देखिए, फिल्म का दावा है 60,000 करोड़ का, और दूसरी तरफ है आरबीआई का डेटा जो बताता है कि 2017-18 में सिर्फ और सिर्फ 43 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। 60,000 करोड़ और 43 करोड़, मतलब ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये फिल्म के इस दावे पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। किसी भी विज्ञापन में ये बात बहुत मायने रखती है कि क्या दिखाया जा रहा है, और उससे भी ज्यादा ये कि क्या नहीं दिखाया जा रहा है। सोर्स का तर्क है कि इस फिल्म ने कहानी के कुछ बहुत ही जरूरी हिस्सों को जानबूझकर छिपा लिया है ताकि एक खास तरह की कहानी को ही बनाए रखा जा सके। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सोर्स बताता है कि फिल्म में दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की अचानक पाकिस्तान यात्रा का कोई जिक्र नहीं है, और उसके ठीक 8 दिन बाद जो पठानकोट हमला हुआ उसका भी कोई जिक्र नहीं है। और तो और फरवरी 2019 में हुए पुलवामा हमले का भी पूरा सच नहीं दिखाया गया, जिसके बारे में सोर्स का दावा है कि हमले से पहले 11 इंटेलिजेंस वार्निंग्स मिली थी। सोर्स के मुताबिक इन घटनाओं को कहानी से बाहर रखना एक सोचा समझा फैसला था। और अब हम आते हैं सोर्स के सबसे गंभीर तर्क पर, जो फिल्म के असली मकसद से जुड़ा है। ये तर्क दर्शकों पर पड़ने वाले साइकोलॉजिकल असर के बारे में है। इस कॉन्सेप्ट को गैसलाइटिंग कहते हैं।
ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हेरफेर है जिसमें किसी इंसान या ग्रुप के मन में शक के ऐसे बीज बो दिए जाते हैं जिससे वो अपनी ही याददाश्त पर, अपनी समझ पर, यहाँ तक कि अपनी सूझबूझ पर ही सवाल उठाने लगते हैं। तो अब आते हैं सबसे अहम बात पर। सोर्स के मुताबिक ये फिल्म कर क्या रही है? ये हमारे हाल के इतिहास के उन तजुर्बों को जिन्हें हम सबने खुद जिया है, उन्हें ही दोबारा लिखने की कोशिश कर रही है। उदाहरण के लिए, नोटबंदी की मुश्किलें। फिल्म एक तरह से कह रही है कि जो भी मुश्किलें लोगों ने झेलीं, उनकी वो यादें ही गलत हैं। जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो सच था ही नहीं। सच तो ये था कि नोटबंदी एक मास्टर प्लान था। ये एक तरह से लोगों की सच्चाई को ही बदलने की कोशिश है। और अंत में सोर्स चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है, क्या एक लोकतंत्र में ऐसी फिल्मों को इजाजत मिलनी चाहिए जो सच और झूठ को मिलाकर एक राजनीतिक नेता का तो प्रचार करे और दूसरे को बदनाम करे? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि मीडिया, राजनीति और हमारे समाज के भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ कहता है।